राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने गति व गति के समीकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास ली थी। आज जो भी हमारी क्लास शुरू होने जा रही है इसमें हम बल व गति के नियम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, ये ऑप्शन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम और सी है न्यूटन का गति का तृतीय नियम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी वस्तु जो स्थिर या गतिशील अवस्था में है उसकी स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यह जो नियम है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों, इसमें आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखें। इस नियम जो कहलाएगा ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये स्थिर अवस्था के प्रति इस नियम का हम जो है बात करते हैं, तो जब भी स्थिर अवस्था से संबंधित बात होगी तो वहां पर न्यूटन की गति का प्रथम नियम आएगा, या स्थिर अवस्था में परिवर्तन से संबंधित बात होगी तो वहां भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम आएगा। नेक्स्ट हम बात करें किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। कोई असंतुलित बल है उसके द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या रहता है। ए ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी ऑप्शन है बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और डी ऑप्शन है शून्य होता है। तो हमने पढ़ा था बल F बराबर होता है m इंटू ए। यहाँ पर m तो द्रव्यमान था और जो a था ये क्या था दोस्तों, त्वरण है। m तो द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है। अब अगर हम बात करें तो बल के अनुत्क्रमानुपाती आ रहा है, बल F बराबर a में, तो a जो त्वरण है ये किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है, बल के अनुत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबद्ध बल कौन सा है, तो ए ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, सी ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए और डी ऑप्शन है बल का परिणामी बल या बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल में क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही जो बल है वो लगा होना चाहिए। तो उसमें जो बल लगेंगे वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने चाहिए, तभी तो क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। अगर एक ही वस्तु पर बल लगेंगे तो क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे होगी, क्यों, क्योंकि जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। तो दो जो बल लगेगा वो भी किस पर लगेगा, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेगा। तो इसमें जो रहेगा आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है ए ऑप्शन न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बी ऑप्शन न्यूटन का गति का द्वितीय नियम और सी ऑप्शन न्यूटन का गति का तृतीय नियम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है वह न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है। इस न्यूटन की गति के जो तीसरा नियम है दोस्तों, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जो ये तीसरा नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी क्रिया प्रतिक्रिया की बात हो तो वहां पर आपको न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसके बारे में सोचना है, या इससे संबंधित जो ऑप्शन दे रखा है आपको उस पर आपको राइट लगाना है। नेक्स्ट हम बात करें कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है आइंस्टीन, बी गैलीलियो, सी आर्किमिडीज और डी ऑप्शन है न्यूटन। तो कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। तो जो यह कथन है किसका है, न्यूटन का है। क्यों, क्योंकि यह जो परिभाषा दी गई है यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। तो जो न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया था इसलिए यह कथन न्यूटन का है। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जो कोई व्यक्ति है वह जल में जब तैरता है तो वह न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम और डी है उपयुक्त सभी। तो जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है दोस्तों वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, जब हम हाथों को इस प्रकार से पीछे की तरफ ले जाएंगे या जल में हम तैरते हैं तो हमारे हाथों की वजह से जल पर हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बल लगाते हैं और उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर पर आगे की तरफ बल लगता है तो हम आगे की तरफ उसमें क्या होते हैं, तैरते जाते हैं। तो जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, यह इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें
न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम है उसका और दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है संवेग का नियम, बी है आघूर्ण का नियम, सी है ऊर्जा का नियम और डी है जड़त्व का नियम। तो दोस्तों जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो यह आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें, बल की परिभाषा आती है। जो बल है इसकी परिभाषा कहां से आती है? न्यूटन के कौन से नियम से आती है? तो ए ऑप्शन है प्रथम नियम से, बी द्वितीय नियम से, सी तृतीय नियम से और डी गुरुत्वाकर्षण का नियम से। तो जो दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम है इससे क्या आती है? बल की परिभाषा आती है। नेक्स्ट हम बात करें, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिससे अगर वह या तो स्थिर अवस्था में है तो उस स्थिर अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है, या फिर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था के परिवर्तन का क्या होता है? उसमें विरोध होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है गतिहीनता, बी जड़त्व, सी अक्रियता और डी कुल भार। तो जो जड़त्व है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह जड़त्व का जो नियम है उसकी जो हम बात करते हैं तो उसमें यही बात करते हैं कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल कार्य न करे, या कोई वस्तु जब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उसकी ऊपर कोई भारी बल कार्य ना करे। तो यह जो नियम रहता है यह जड़त्व का नियम ही कहता है। नेक्स्ट हम बात करें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम और डी है संवेग का नियम। तो दोस्तों जो रॉकेट है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। थ्योरेटिकल क्लास में मैंने आपको समझाया था जो रॉकेट रहेगा वह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है और क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी रॉकेट क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में क्या है? गिरते हैं। इसको किस द्वारा समझाया जा सकता है या किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो हम बात करें, जब चलती हुई बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या खड़ी हुई अवस्था में और अचानक से ब्रेक लगता है तो आदमी उसमें क्या होता है? गिरने की अवस्था में आ जाता है। तो ये न्यूटन की किस गति के नियम के अनुसार होता है? तो पहला है सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है पहला नियम, दूसरा तीसरा नियम, जो तीसरा क्वेश्चन है वह है तीसरा ऑप्शन जो है वह है दूसरा नियम, और जो चौथा ऑप्शन है वह है तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है यह जड़त्व का नियम है, और इसी के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी बस में यात्रा कर रहा है और वो बस अचानक से ब्रेक लगता है तो उसके जो पांव है वो जड़त्व की वजह से क्या रहते हैं दोस्तों? स्थिर रहते हैं, जबकि शरीर आगे की तरफ वेग जो बस का है उसके वेग के अनुसार क्या करता है? गति करता है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो हमारे पांव तो उसी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन शरीर विवेक से जो गति का नियम कहता है जो बस का वेग है उसके वेग से हमारा शरीर क्या करेगा? आगे की तरफ गति करेगा। तो पांव जो है हमारे जड़त्व की स्थिति में रहेंगे, स्थिर अवस्था में रहेगा, शरीर आगे की तरफ गति करेगा। तो अचानक से ब्रेक लगने पर हम जो है आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो वह क्या रहेगा? एक तरह से जड़त्व का पहला नियम ही है। झुकने पे भी रुकेंगे, या फिर ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने पर या अचानक से ब्रेक बहुत तेज लगा दिया जाए तो आदमी उसमें गिरने की अवस्था में भी आ जाता है। तो यह क्या रहेगा? जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम के अनुसार ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बाल को क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन है बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी ऑप्शन है बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है या रह सकता है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और डी ऑप्शन है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका जो आंसर है वह है ए ऑप्शन, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जो बल है, बाल जो है वह विश्राम की अवस्था में आएगी। क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ हाथ ले जाएगा तो उसको संवेग या आवेग में परिवर्तन के लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो संवेग में परिवर्तन रहेगा उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इस स्थिति में क्या रहेगा? वो बॉल को जब पकड़ेगा तो वो उसके हाथ में आने के बाद स्थिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सीधा ही हाथों को बिना पीछे ले जाए हुए बॉल को पकड़ेगा तो बॉल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जैसे ही हाथ से टकराएगी, टकराने के बाद उस पर भी एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसकी वजह से वो वापस बाहर की तरफ जाकर क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो जो क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? ताकि बाल क्या है? विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने हाथों को ले जाएगा बॉल को पकड़ते समय, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? अचानक से एकदम से विश्राम की अवस्था में आ जाएगी। और अगर वो पीछे की तरफ हाथ नहीं ले जाएगा तो बॉल हाथों से टकरा के वापस बाहर की तरफ गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए ऑप्शन पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी ऑप्शन भार में परिवर्तन होता है, डी ऑप्शन मात्रा एवं भार दोनों में कमी होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी ऑप्शन, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा का मतलब रहता है द्रव्यमान। जो पदार्थ या किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है तो वह तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वह आप किसी भी ग्रह पर चल जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, पृथ्वी पर हो,
जो किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है वह तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो उसका भार है वह पृथ्वी पर जो व्यक्ति का भार है उसका 1/6 गुना कहां पर रहता है, चंद्रमा पर रहता है, तो वहां पर भार क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ए ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है घट जाता है, सी है वही बना रहता है, डी ऑप्शन है घटता हुआ बढ़ता दोनों है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी थ्योरेटिकल क्लास थी उसमें भी कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो जी है इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या रहेगा, बढ़ेगा। ध्रुवों की तरफ अगर हम भूमध्य रेखा से जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, और अगर इसके विपरीत प्रश्न आ जाए कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, घटेगा। मतलब भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। यहाँ पर पूछा गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा बढ़ता है। अगर इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ लेते ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ तो घटता है, यह आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें शरीर का वजन। ए ऑप्शन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ऑप्शन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी ऑप्शन विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और डी ऑप्शन मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो ध्रुव है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है। तो जो पृथ्वी का जो शरीर का वजन है, भार, इसकी बात करें तो यह क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण एम इंटू जी, और जी का मान कहां पर, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। जो जी रहेगा वो ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा, तो जी का मान अधिक होने पर अगर हम उस द्रव्यमान से गुणा करेंगे, जी के मान को, द्रव्यमान तो सबका फिक्स है, प्रत्येक व्यक्ति का द्रव्यमान फिक्स है, तो जो शरीर का वजन है वो हर जगह वहां पर द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर क्या होगा, भार भी ज्यादा होगा। तो ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक रहता है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर जो शरीर का वजन रहेगा ध्रुवों पर वो क्या होता है, अधिकतम रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो कोई व्यक्ति है वह पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर ज्यादा अधिक ऊंचाई पर क्यों उछलता है। ए ऑप्शन है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, सी ऑप्शन है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, डी ऑप्शन है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी ऑप्शन, जो चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी की तुलना में क्या होता है दोस्तों, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है और उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 केजी और उस पर 10 न्यूटन का बल लगाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो आप यहां से देखिए बल F बराबर क्या होता है, स्मॉल m इंटू ए। अब हम बात करें, जो उस पर बल है वह हमें दे रखा है, F का मान दे रखा है 10 न्यूटन, एम हमें दे दिया 5 केजी, और हमें क्या पूछा है, त्वरण पूछा है, तो हमें ए का मान यहाँ पर निकालना। तो ए क्या हो जाएगा, 10/5, ये 5 10 के नीचे चला जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ए का मान आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की यूनिट आप सबको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर जो आएगा ए का मान वो आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बल F बराबर एम है, इस फॉर्मूले से इसको हमने हल किया है। नेक्स्ट हम बात करें, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को किस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसका अन्य दूसरा क्या नाम है। ए ऑप्शन है जड़त्व का नियम, बी है उत्प्लावन का नियम, सी ऑप्शन है आवेग संवेग का नियम, और डी ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है इसे हम आवेग संवेग का नियम भी कहते हैं, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है। द्रव्यमान मतलब m और वेग मतलब v, तो ये m इंटू वी का गुणनफल क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा था अभी P बराबर होता है mv, P मतलब संवेग, तो ए ऑप्शन आवेग, बी संवेग, सी बल, और डी ऑप्शन आपको त्वरण दे रखा है। तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, P बराबर mv, P मतलब संवेग, तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल दोस्तों संवेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, आवेग का मात्रक है। जो आवेग है, आवेग का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है न्यूटन इंटू सेकंड, और डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आवेग का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन इंटू सेकंड, ये आप याद रखें। न्यूटन इंटू सेकंड जो रहेगा ये आवेग का मात्रक रहेगा। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर जो प्रति सेकंड होता है ये क्या रहता है दोस्तों, वेग का मात्रक रहता है, आप यहाँ पर याद रखें। बी ऑप्शन आपको दे रखा है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है बल का मात्रक, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, स्मॉल m इंटू ए,
इस m की वजह से तो किलोग्राम आ जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और a का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a मतलब त्वरण, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया। आवेग का मात्रक दोस्तों न्यूटन इंटू सेकंड होता है, और जो डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। अब जो आवेग का मात्रक है दोस्तों न्यूटन इंटू सेकंड होता है, बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है, तो यहाँ पर जो एन है इसकी जगह केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, जहां पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो या तो ये ऑप्शन में आपको दे रखा हो ये भी आवेग का मात्रक है, और एक और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, यह भी किसका मात्रक है, आवेग का मात्रक है। क्यों, क्योंकि आवेग और संवेग का मात्रक सेम होता है, और संवेग और आवेग को हम जैसे p को हम लिखते हैं m इंटू वी, तो m का मतलब तो हो गया किलोग्राम, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, तो जो संवेग का मात्रक है वही मात्रक किसका रहता है, आवेग का मात्रक भी रहता है। तो आवेग का मात्रक या तो न्यूटन इंटू सेकंड भी आ सकता है ऑप्शन में आपको किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड भी मिल सकता है। तो ये अगर आपको मिल रहा है तो ये भी क्या रहेगा, आपका आवेग का मात्रक ही रहेगा। तो आप याद रखें आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि आवेग क्या होता है, एफ इंटू डी टी बराबर एम डेल्टा वी। एफ डी टी को हम क्या बोलते हैं, आवेग, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, एम डेल्टा वी के। तो आप याद रखें न्यूटन इंटू सेकंड भी आवेग का मात्रक है, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड भी आवेग का मात्रक है। यहाँ पर मैंने न्यूटन का मात्रक अगर मैं ये लिख देता हूँ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इस सेकंड स्क्वायर का एक सेकंड इस गुणा वाले एक सेकंड से कट जाता है, इसलिए ये यूनिट बन जाती है, इस यूनिट का ये यूनिट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ी वाली क्लास में भी आपको समझाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी का पर पलायन वेग क्या है। जो पृथ्वी पर पलायन वेग है उसका मान क्या है, ए ऑप्शन है 2.4, बी ऑप्शन है 11.2, सी ऑप्शन है 10.2 और डी ऑप्शन है 9.8। ये सबके यूनिट किलोमीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना किलोमीटर प्रति सेकंड में इनकी यूनिट है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है दोस्तों, तो इसका पलायन वेग होता है पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वो रहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर हम 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात करें तो यह जो है यह चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। चंद्रमा पर पलायन वेग क्या रहेगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो पलायन वेग रहेगा यह पृथ्वी पर लेगा। पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग, एक तरह से वह न्यूनतम वेग जिससे हम किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंके तो वह क्या करे, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको पार कर जाए, या एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से वह वापस नहीं आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पलायन का वेग कहेंगे, या उस वस्तु का वह वेग जो रहेगा वह पलायन वेग कहलाएगा। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग रहेगा वह रहेगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगला प्रश्न है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा है, ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है डाइन, सी ऑप्शन है पाउंडल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है दोस्तों डाइन। ये किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या रहेगा, डाइन रहेगा। न्यूटन है ये एसआई पद्धति में रहता है बल का मात्रक। और पाउंडल की बात करें तो पाउंडल जो एफपीएस पद्धति में क्या रहता है, बल का मात्रक रहता है। यह तीनों ही मात्रक बल के हैं, लेकिन यहाँ पर सीजीएस पद्धति में पूछा गया तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक दोस्तों डाइन रहेगा। एसआई पद्धति में पूछता तो न्यूटन रहता, और एफपीएस पद्धति में पूछता तो पाउंडल जो है वह बल का मात्रक रहता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें घर्षण बल सदैव गति की दिशा में लगता है। जो घर्षण बल है वह गति की दिशा के किस दिशा में लगता है, ए ऑप्शन है समान दिशा में, बी ऑप्शन है विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन है समान व विपरीत दिशा में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो घर्षण बल है यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल। जो एक ही पदार्थ है उसके विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल है, ए ऑप्शन है आसंजक बल, बी है ससंजक बल, सी ऑप्शन है दाब और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल दोस्तों ससंजक बल कहलाता है। तो बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें वृत्तीय गति करती हुई प्रत्येक वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, उसे कहते हैं। कोई वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो इस वस्तु पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, ए ऑप्शन है अपकेंद्री बल, बी ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वीय बल और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो जो कोई वस्तु है वह वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उस पर केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे दोस्तों अभिकेंद्री बल कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, बल F बराबर mv²/r। यह जो है इसका क्या रहता है, मान रहता है। जैसे कोई वस्तु है इस वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रही है,
इस वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या की बात अगर हम r करें और इसका जो द्रव्यमान की बात करें वो m है, तो इस वस्तु पर लगने वाला जो अभिकेंद्री बल है, इसको जिससे FC से भी डिनोट करते हैं FC, तो FC जो अभिकेंद्री बल है इसका मान क्या होगा, इस वस्तु का द्रव्यमान गुणा इसका वेग का स्क्वायर बटा इस वृत्त पर जिसपे गति कर रही है उसकी त्रिज्या, तो mv²/r अभिकेंद्री बल का क्या रहेगा दोस्तों, मान रहेगा। किसी वस्तु को तरल में रखने पर तरल द्वारा वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं। कोई वस्तु है जिसे हमने अगर तरल में रख दिया तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उस वस्तु पर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे, तो ए ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, बी है अपकेंद्री बल, सी ऑप्शन है उत्प्लावन बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। तो इस प्रकार के बलों को दोस्तों उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को अगर हम तरल में रखते हैं तो उस तरल द्वारा उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत या गुरुत्वीय बल के विपरीत एक बल लगाया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण है। जो यहाँ 4 एग्जांपल आपको दिए गए एबीसीडी, इनमें से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी ऑप्शन है घर्षण बल, सी ऑप्शन है बंदूक से गोली का निकलना और कंधे पर झटका लगना, डी ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण। तो बंदूक से गोली का निकलना और कंधे पर जो झटका लगता है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्यों, क्योंकि क्रिया स्वरूप जो है बंदूक से गोली बाहर की तरफ निकली और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप उस बंदूक पर क्या हुआ, पीछे की तरफ क्या लगा, एक झटका लगा या उस पर एक बल पीछे की तरफ कार्य करता है जिसकी वजह से कंधे पर क्या लगता है, झटका लगता है। तो जो बंदूक से गोली का निकलना और कंधे पर झटका, यह क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण है। यह न्यूटन की तीसरा नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शुद्ध बल शून्य प्राप्त होता है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शुद्ध बल क्या होता है, शून्य प्राप्त हो जाए। जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु एक समान गति से चल रही है, वस्तु पर दो विपरीत बल एक जैसे लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सी स्थिति में शुद्ध बल शून्य प्राप्त होगा। तो जो तीनों ही स्थितियां हैं उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा, उनमें शुद्ध बल शून्य प्राप्त होगा। देखो पहला ऑप्शन देखो, आप वस्तु स्थिर है। अब मान लो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो यह स्थिर अवस्था में किस वजह से, क्यों, क्योंकि इस पर शुद्ध बल शून्य होगा। शुद्ध बल का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा होगा, वो लग भी रहा होगा तो इस प्रकार से लग रहा होगा कि उसके प्रतिक्रिया में कोई ऐसा बल लग रहा होगा जो उस बल को कैंसिल कर रहा होगा या काट रहा होगा। तो एक तरह से अगर ये कोई बॉक्स है वो यहाँ पर स्थिर अवस्था में रखा है तो इस पर जो बल लग रहा है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा, या शुद्ध बल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। दूसरी कंडीशन देखो, एक वस्तु कोई है एक समान गति से चल रही है। अब मान लो यही बॉक्स इस दिशा में v वेग से चल रहा है और v वेग इसका क्या है, फिक्स है, या इसकी जो गति है वो एकदम फिक्स है, ना तो वो कम हो रही है ना बढ़ रही है। तो इस पर मतलब कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता तो या तो वो इसके वेग को बढ़ा देता या फिर वेग को क्या करता, कम करता। तो इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है या किसी भी प्रकार का कोई शुद्ध बल जो है वो क्या, एक तरह से स्मर गया, इस पर जो लग रहा है शुद्ध बल वो क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि अगर इस पर कोई बल लगता तो या तो इसका वेग बढ़ता या घटता, लेकिन ये एक समान गति से गतिशील नहीं होती। तो जो शुद्ध बल है इस पर क्या है, शून्य है। तो ये वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस कंडीशन में भी शुद्ध बल क्या रहेगा दोस्तों, शून्य रहेगा। सी ऑप्शन देखो आप, वस्तु पर दो विपरीत बल एक जैसे लग रहे हैं। अब अगर कोई वस्तु है, यही डिब्बा अगर मैं यहाँ पर रख दूं बॉक्स, इस पर इधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊं और इधर से भी अगर मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊं तो यह वस्तु तो एक तरह से क्या स्थिर अवस्था में रहेगी, क्योंकि इधर से 10 न्यूटन का बल लगेगा और इस दिशा से भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, तो ये दोनों बल एक दूसरे को काट देंगे। मतलब वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है और अगर मैं इधर से 10 न्यूटन का बल लगाऊं और इस दिशा से भी 10 न्यूटन का बल लगाऊं तो यह बल इस बल को काट देगा। मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। क्यों, क्योंकि उस पर शुद्ध बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर 10 न्यूटन का बल इधर से लगा, 10 न्यूटन का इधर से लगा, तो ये जो 10 न्यूटन के बल जो है विपरीत दिशाओं से लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट कर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जो शुद्ध बल इस पर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यह जो तीनों ही ऑप्शन रहेंगे हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, जब कोई वस्तु हाथ से छोड़ी जाती है तो वह नीचे गिरती है, क्योंकि ए ऑप्शन है वह भारी होती है, बी ऑप्शन है हवा खींचती है, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और डी ऑप्शन है वह ठंडी होती है। तो जब हम किसी वस्तु को हाथ से छोड़ते हैं तो वह क्या करती है, नीचे की तरफ गति करती है। किस वजह से करती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि कोई भी वस्तु को अगर हम जैसे किसी बॉल को नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं तो इस पर mg, इसका मास अगर हम द्रव्यमान की बात करें, बॉल का m है, तो इस पर mg बल नीचे की तरफ लगेगा। तो वह किस वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह बॉल जो है ये नीचे की तरफ क्या होगी दोस्तों, गिरेगी। नेक्स्ट हम बात करें, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस वस्तु का संवेग परिवर्तन किसके अनुसार होता है। कोई वस्तु है उस पर लगने वाला बल और उसके संवेग में परिवर्तन किसके अनुसार होता है। ए ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम,
सी ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम और डी ऑप्शन है गुरुत्व का नियम। तो यह जो होता है ये न्यूटन के दूसरे नियम की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं या आवेग संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग आवेग या आवेग संवेग, आप कुछ भी पढ़ सकते हो उसको, का नियम भी इसको क्या कहते हैं, कहते तो न्यूटन का दूसरे नियम के अनुसार ये होता है। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित, बल व गति के नियम से संबंधित, इसको हम पूर्ण कर चुके हैं। जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों, उसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।